मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की पिक्चर्स ले रहा था। उसको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की तलाश थी ताकि उससे उसको बहुत सारे पैसे मिल सकें। उसको पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। खैर अब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जिस बिल्डिंग की वो बाहर से कब से पिक्चर्स ले रहा था। इस बिल्डिंग के बारे में इस लड़के ने ये सुना था कि यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। लोगों का कहना था ये पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। इसी वजह से ये लड़का बिल्डिंग के अंदर आया था ताकि ये अंदर आकर ये जान पाए कि इस बिल्डिंग में क्या है। इस लड़के का नाम जीकू था। उसको अपने पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ नजर आता है। ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्चा गायब हो जाता है। जीकू वहाँ पर जाकर इस बिल्डिंग के केयर टेकर या फिर मैनेजर से मिलता है। वो उस मैनेजर से इस बिल्डिंग में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पूछता है और मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में सब कुछ अजीब होता है। जीकू अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करता है। खैर अब वो मैनेजर उसको बताने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो मैनेजर बताता है कि ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो ना, ये पहले एक ऑर्फन हाउस था और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहा करते थे और फिर अचानक एक दिन इस बिल्डिंग में आग लग गई। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे सब इस बिल्डिंग में जलकर मर गए। कहता है कि मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, तो सुनो। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ एक राइटर की। उस राइटर ने इसी बिल्डिंग में एक रूम रेंट पर लिया था। उस राइटर को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून चाहिए था ताकि वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छी स्टोरी ढूंढे और उसको लिख सके, क्योंकि उसके घर में उसका एक छोटा बच्चा था जो उसको डिस्टर्ब करता रहता था। खैर अब वो अपनी कहानी पर फोकस कर रहा था और उसको राइट कर रहा था। तभी अचानक से उसको ये फील होता है कि नीचे वाले फ्लोर पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब इन सब चीजों के बारे में वो राइटर यहाँ के डीलर को बताता है, मगर डीलर तो ये जानता था कि नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता और वो ये भी जानता था कि ये जगह हॉन्टेड है, मगर पैसों की वजह से वो डीलर उस राइटर को कुछ भी नहीं बता रहा था। किसी न किसी तरह ये रूम उस डीलर ने इस राइटर को रेंट पर देना था। पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। उस राइटर को तो नहीं पता था कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। इसके बाद रात को राइटर अपने रूम में अकेला था। वो राइटर पानी पीने के लिए किचन में जाता है। जब वो वापस आकर देखता है तो उसका लैपटॉप गायब था। राइटर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक बच्चे की हंसी की आवाज आती है, हा हा हा, और फिर फौरन से दरवाजा खुल जाता है। तभी उसका लैपटॉप अचानक से नीचे आकर गिरता है और एक बच्चा हाथों के बल भागता हुआ उसको नजर आता है। मगर जब राइटर जल्दी से पास जाकर देखता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब राइटर नीचे वाले फ्लोर पर जाने का डिसाइड करता है जहाँ से उसको बच्चों की आवाज आ रही थी। राइटर जब नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के शूज पड़े हुए थे। राइटर गुस्से में सभी शूज को एक पैकेट में डालकर गार्बेज में फेंक देता है। तभी उसी रात उस राइटर का दरवाजा नॉक होता है। राइटर जब दरवाजा खोलता है तो बाहर वो देखता है जिन जूतों को उसने कूड़े में फेंक दिया था वो जूते दोबारा से उसके रूम के बाहर पड़े थे। फिर दोबारा से राइटर का दरवाजा नॉक होता है। राइटर जब अपने दूसरी साइड पर देखता है तो उसको वही जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं। राइटर बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। उन जले हुए बच्चों की सोल्स रूहें उल्टी लटकी हुई थी जो कि उस राइटर को वहीं पर मार देती हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जीकू पर। जीकू अब उस मैनेजर से पूछ रहा था कि एंड में उस राइटर का क्या हुआ। इस बात पर उस बिल्डिंग का मैनेजर जीकू से कुछ भी नहीं कहता। वो बहुत ही वियर्ड बात करता है। कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। और जीकू को यहाँ पर मैनेजर एक बात कहता है कि हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसको अपना बना रहे हैं। मैनेजर जीकू से कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूँ। जीकू को दरअसल एक हॉन्टेड एक हॉरर स्टोरी चाहिए थी जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, अदरवाइज उसकी जॉब जा सकती थी। दूसरी कहानी वो मैनेजर जीकू को सुनाता है। ये कहानी एक फार्मासिस्ट लड़की की थी जो बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो अपने रूम में शॉवर लेकर आई थी और उसके रूम में एक रेडियो चल रहा था जिस पर ये न्यूज चल रही थी। उस रेडियो में ये न्यूज चल रही थी कि एक आदमी ने अपनी बीवी और अपने 9 साल के बेटे का मर्डर कर दिया है और पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। मगर वो लड़की अपनी मदर से बात कर रही थी। उसकी मदर अपनी बेटी को समझा रही थी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में मत आना, क्योंकि उसकी मदर को उसके फादर से धोखा मिल चुका था और इसीलिए ये एडवाइजेस वो अपनी बेटी को दे रही थी। लेकिन वो लड़की अपनी मदर की बातें नहीं सुनती और फोन कट कर
देती है। तभी वहाँ पर हम उसके साथ एक लड़के की पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की तो पहले ही अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। अब रात को उसका वही फ्रेंड उसके घर पर आता है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। ये लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या हुआ। वो लड़का बताता है कि हमारे बारे में मेरी वाइफ को सब कुछ पता चल गया है और कुछ दिन के लिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा। वो लड़की कहती है कि कुछ दिन क्या, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकते हो। अब नेक्स्ट डे जब वो लड़की अपने काम पर जा रही थी तभी तो पुलिस वाले उसके पास आते हैं। तो पुलिस वाले इस लड़की को इसी के फ्रेंड की पिक्चर दिखाकर ये पूछ रहे थे कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, इसने अपनी वाइफ और अपने बेटे का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर ये लड़की जल्दी से अपने घर जाती है और अपने फ्रेंड को आवाज देने लगती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है जो न्यूज स्टार्टिंग में रेडियो पर चल रही थी वो इसी के फ्रेंड की चल रही थी। अब जब ये लड़की अपने घर के अंदर आती है तो यहाँ पर इसका फ्रेंड शॉवर ले रहा था। ये लड़की कहती है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। वो उसका फ्रेंड बार बार यही कह रहा था कि किसी को कुछ भी मत बताना। और तभी यहाँ पर उस लड़की के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब वो देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके रूम के बाहर उसका फ्रेंड था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर उसका फ्रेंड बाहर है तो अंदर शॉवर कौन ले रहा है। अब वो लड़की अपने रियल फ्रेंड को घर के अंदर बुलाती है और उसको इशारा कर कर वॉशरूम की तरफ दिखाती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। उसका फ्रेंड भी ये नोटिस करता है कि बाथरूम के अंदर उसी जैसा एक आदमी शॉवर ले रहा था। मगर तभी ये दिखाया जाता है कि इस लड़के ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को कैसे मारा। उसके हाथ में एक हथौड़ी दिखाई जाती है जिससे उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे का मर्डर किया था। तभी आसपास का सीन चेंज हो जाता है और घर की जो वॉल्स थी वो खून से भर जाती हैं। और जो शॉवर ले रहा था वो कोई इविल स्पिरिट थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी कि उस इविल स्पिरिट ने उस लड़की और उसके फ्रेंड को भी मार दिया होगा। और ये स्टोरी सुनाने के बाद वो मैनेजर अपनी तीसरी कहानी स्टार्ट करता है। ये कहानी उसी डीलर की थी जिसने राइटर को रूम रेंट पर दिलवाया था। जिस डीलर ने राइटर को ये नहीं बताया था कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। हम उस डीलर को देखते हैं जो टेबल पर बैठा खाना खा रहा था और वो बैठा किसी से बातें कर रहा था। हमें ऐसा फील होता है कि वो डीलर अपनी वाइफ के साथ बैठा बातें कर रहा था। मगर जैसे ही हम उस इंसान को देखते हैं जिसके साथ डीलर बैठा बातें कर रहा था वो इंसान उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि एक डॉल थी। वो सिर्फ एक डॉल थी जिसको डीलर अपनी वाइफ की तरह रख रहा था। नेक्स्ट डे डीलर फोन पर बात कर रहा था तभी वहाँ पर हम एक रैप हुई डेड बॉडी देखते हैं। ये डेड बॉडी उसी डीलर की वाइफ की थी। इस डीलर ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर कर रखा हुआ था। इस डीलर ने अपनी वाइफ को ही मार दिया था। ये डीलर या तो मेंटली डिस्टर्ब था या इसके साथ कुछ और था। वो एक डॉल को अपनी वाइफ की तरह रखने लगा था। अब उस डीलर को ये लगता है कि शायद उसके सिंक से पानी बाहर आ रहा है जो बहुत ज्यादा गंदा था। तभी वो डीलर जब पीछे मुड़ता है तो देखता है उसकी वाइफ की डेड बॉडी गायब थी। और जब वो सिंक में देखता है तो उस लाश का हाथ सिंक से बाहर निकलता है। वो नल को बंद कर देता है यानी कि टैप को ऑफ कर देता है। और ये देखकर उस डीलर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यही डीलर अगले दिन उसी डॉल के साथ बैठा खाना खा रहा था और तभी अचानक से इसको दोबारा से सिंक से आवाजें आने लगती हैं। जब वो सिंक की तरफ देखता है तो अचानक से उसकी डॉल पीछे से गिर जाती है। जब वो डॉल की तरफ देखता है तो उसके सामने उसकी बीवी की लाश थी। ये सब चीजें देखकर डीलर बहुत ज्यादा डर गया था और अब उसने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था। लेकिन उसको ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे उसकी बीवी की डेड बॉडी प्लास्टिक से बाहर निकल रही हो और वो एक कबर्ड में छुप जाता है। तभी जो उसकी डॉल थी ना वो उसके पीछे आ जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पर मैनेजर ने चीकू को 3 कहानियाँ सुनाई थी। चीकू डीलर की स्टोरी सुनने के बाद उसी डीलर के पास जाता है जो अभी तक जिंदा था। वो मरा नहीं था मगर उस डीलर के दोनों हाथ कट चुके थे। इस बिल्डिंग इस मेंशन में जो भी कोई चीज थी उस चीज
उसने उस डीलर के हाथ काट दिए थे। उसको मारा नहीं था मगर वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पागल हो गया था। मगर यहाँ पर डीलर कुछ अजीब सी बातें बोलता है। वो कल्ट के बारे में बोलता है, कुछ चर्च के बारे में बोलता है, मगर जीगू को डीलर की बातें कुछ समझ नहीं आती। जीगू अब ये तीनों स्टोरीज लेकर अपने पब्लिशर के पास जाता है। जीगू का पब्लिशर कहता है, देखो कहानियाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और बहुत ज्यादा हॉरर भी हैं, मगर तुम्हें इस कहानियों को और ज्यादा बड़ा करना होगा जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा और तुम्हें पैसे मिलेंगे। जीगू को पैसों की भी जरूरत थी, तो अब वो दोबारा से उसी बिल्डिंग के अंदर जाता है, उसी मैनेजर के पास। वो उस मैनेजर के पास आकर कहता है कि मुझे और ज्यादा स्टोरी सुनाओ, मुझे और ज्यादा कहानियाँ चाहिए। वो मैनेजर हंसकर कहता है कि तुम्हें अभी भी ये कहानियाँ थोड़ी लग रही हैं, तो तुम्हें इस मेंशन से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही कहानियाँ थी। मगर जीगू को अब मैनेजर पर गुस्सा आ गया था। सुनो मेरी बात, तुम्हें मुझे कहानियाँ सुनानी होंगी। यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट हुए हैं तुम्हें मुझे उनके बारे में बताना होगा और इसके लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वो अपना रिकॉर्डर निकालता है और मैनेजर से स्टोरी सुनता है। वो केयर टेकर यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है, सोच लो। अब यहाँ पर मैनेजर जीगू को स्टोरी नंबर 4 सुनाता है। जैसे जीगू ने पहले 3 कहानियाँ रिकॉर्ड की थी, ऐसे ही जीगू अब ये चौथी कहानी रिकॉर्ड कर रहा था। ये कहानी एक लड़के की थी जो अपने दोस्त के पास इसी बिल्डिंग में रहने आया था। वो लड़का पढ़ने के लिए अब्रॉड गया था, मगर किसी वजह से वो फेल हो गया। उसके बाद वो वापस आ गया और अपने दोस्त के पास रहने लगा। अब वो लड़का खैर अपने फ्रेंड से मिलता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो लड़का अपने फ्रेंड के फेस पर देखता है जिसके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स बने हुए थे। उसके पिंपल्स में काफी ज्यादा इचिंग हो रही थी जो काफी ज्यादा अजीब था। और वो लड़का अपने फ्रेंड के घर में जब खाना देखता है तो खाना बहुत ज्यादा गला सड़ा था। उस लड़के का फ्रेंड खाना ऐसे खा रहा था जैसे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और फ्रेश हो। वो अपने फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। जब उस लड़के का फ्रेंड अगले दिन अपने काम पर चला जाता है तो लड़का पीछे से जब उसका घर देखता है, वो उसके फ्रिज को ओपन करता है तो खाना तो बहुत ज्यादा गला सड़ा पड़ा था। वो अपने फ्रेंड के घर की सफाई कर देता है, मगर जब वो अपने फ्रेंड का रूम देखता है तो उसके रूम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी क्योंकि उसके फ्रेंड के रूम में बहुत ज्यादा ब्लैक मोल्ड थे, यानी कि उसके रूम में फंगस लगी हुई थी और वहाँ पर उसके फ्रेंड और उसके पेरेंट्स की एक पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर तो बहुत ज्यादा गंदी थी, उस पर भी फंगस लगी हुई थी। अब वो अपने दोस्त के रूम को भी साफ कर देता है। उसका दोस्त जब वापस घर आता है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो अपने ही फ्रेंड को मारने लगता है कि तुमने मेरे घर को साफ करने की कोशिश कैसे की और तुमने मेरे पेरेंट्स को कैसे हाथ लगाया। अब इस लड़के को इस घर में बहुत ज्यादा सब कुछ अजीब लग रहा था। वो डर गया था। उसका ये मानना था कि जिस घर में ब्लैक निशान होते हैं वहाँ पर इविल स्पिरिट्स होती हैं। वो अपना सामान पैक करता है और यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी उसको वहाँ पर स्मेल आने लगती है। जो रूम अभी कुछ टाइम पहले उसने साफ किया था वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था और वो जो फंगस और ब्लैक निशान थे वो इसी पेंटिंग से निकल रहे थे। तभी वहाँ पर उस लड़के का फ्रेंड आता है। उसका फेस अजीब सा हो गया था। उस लड़के का दोस्त जब अपने फेस से हाथ हटाता है तो उसके फेस पर फंगस लग चुकी थी और अब ये बात क्लियर हो गई थी। उस लड़के का दोस्त जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। और तभी जब ये लड़का डरता हुआ पीछे को जाता है तो उसी पेंटिंग से ब्लैक कलर के हाथ बाहर आते हैं और इस लड़के को उस पेंटिंग के अंदर ले जाते हैं। तभी उसी रूम का डोर खुद ही बंद हो जाता है और क्लियर बात ये थी कि वो लड़का भी इसी बिल्डिंग में मारा गया था। तो 12 से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जीगू पर। जीगू उस मैनेजर से पूछता है क्या ये पूरी बिल्डिंग किसी कल्ट ने बनाई थी। अब वो मैनेजर जीगू को यहाँ पर एक रूम की चाबी दे देता है। अगर तुम्हें सच जानना है ना तो खुद ही जाकर जान लो। और मैनेजर ने जीगू को जिस रूम की चाबी दी थी वो रूम नंबर था 1504। वो रूम इस बिल्डिंग के बिल्कुल लास्ट में था। जीगू जैसे ही उस रूम में जाता है वहाँ पर उसको एक टेप मिलती है जिसको वो ऑन करता है। वो टेप किसी और का नहीं बल्कि उसी मैनेजर का था। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जीगू की फ्रेंड का, जो जीगू के बारे में बैठी सोच रही थी क्योंकि जीगू का बर्थडे था और जीगू ने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से अपना बर्थडे भी मिस कर दिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड की नजर उसी रिकॉर्डर पर पड़ जाती है, यानी कि उसी पहली 3 स्टोरीज की रिकॉर्डिंग पर जो जीगू ने की थी मैनेजर की बताते हुए। यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी जब जीगू की फ्रेंड
फ्रेंड ये टेप सुनती है तो उसमें तो सिर्फ चीकू की आवाज थी और तो किसी की आवाज थी ही नहीं। चीकू जिस आदमी का इंटरव्यू ले रहा था उस आदमी की तो आवाज ही नहीं थी और तभी वो समझ जाती है कि चीकू की जान खतरे में है और वो फौरन से उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ चीकू को दिखाया जाता है उसने जो टेप उठाई थी उसमें से अचानक से आवाज आती है, सुनो चीकू, अगर तुम सुन रहे हो तो तुम सच्चाई जानना चाहते हो और ये कहानी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। यानी कि ये आखिरी कहानी, 5th कहानी उसी मैनेजर की है। वो मैनेजर चीकू को कहानी सुनाता है कि जब मैं इस बिल्डिंग में पहली मर्तबा आया था तो तुम्हारी तरह ही था, मगर फर्क ये है कि तुम यहाँ पर अपने लिए स्टोरीज ढूंढने आए हो और मैं यहाँ पर चोरी करने आया था अपने फ्रेंड के साथ। और इसके बाद हमें मैनेजर वाली कहानी दिखाई जाती है। हम मैनेजर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कार में बैठे बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग किसी ऐसे ने बनाई थी जो डीमंस की पूजा किया करते थे और उन्हीं लोगों के ढेर सारे पैसे इसी बिल्डिंग के एक रूम में थे। अब मैनेजर और उसके दोस्त को पैसों की इसलिए जरूरत थी क्योंकि मैनेजर के फ्रेंड की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैनेजर के फ्रेंड को अपनी मदर के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इस वजह से वो इस बिल्डिंग में चोरी करने आए थे और अब वो उसी रूम में जाते हैं 1504 में, जिसकी चाबियां मैनेजर ने चीकू को दी थी। वहाँ पर इनको कल्ट के लीडर की लाश मिलती है। तभी वहाँ पर मैनेजर का फ्रेंड वहाँ पर जो पड़ी हुई कबर्ड थी उसमें से बाल निकलते हुए बाहर देखता है। जैसे ही वो पास जाकर देखता है तो वो बाल गायब हो जाते हैं, मगर इस बात पर वो मैनेजर यकीन नहीं करता। वहाँ पर जो लाश थी ना उस कल्ट के लीडर की, उस लीडर की लाश के पाँव में कुछ घुंघरूओं को बांधा हुआ था और वहीं पर एक कपड़ा भी पड़ा हुआ था। यहाँ पर मैनेजर अजीब सी बात करता है, तुम्हें पता है कि इस लाश को दोबारा भी जिंदा किया जा सकता है और इसीलिए तो इस लाश को ऐसे चेनों से बांध कर रखा हुआ है। मैनेजर का फ्रेंड उससे कह रहा था, सुनो मेरी बात, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर मैनेजर को उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलती है जो कि उसी अलमारी की थी जिस कबर्ड के पास उसके फ्रेंड ने कुछ बाल देखे थे। मैनेजर अब उस कबर्ड को खोल देता है। वहाँ पर मैनेजर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मैनेजर पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, देखो हम अमीर हो गए। मगर तभी मैनेजर के फ्रेंड को पीछे से छन छन की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे तो कोई भी नहीं था। वो दोबारा से जब पीछे देखता है तो उसके मुंह के पास वही लाश थी। इन दोनों ने उस लाश को जिंदा कर दिया था। मैनेजर का दोस्त उस लाश को देखकर भागकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला था तभी मैनेजर भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसका फ्रेंड मैनेजर से कहता है, तुम थे कहाँ पर, देखो मैं पैसे ले आया हूँ। तभी वहाँ पर मैनेजर कहता है, तुम क्या उस चीज को देखना चाहते हो जो तुम छोड़ आए हो। और तभी मैनेजर के दोस्त की नजर उसके पाँव पर पड़ती है जो मैनेजर के नहीं बल्कि उसी लाश के पाँव थे, क्योंकि उस पाँव पर घुंघरू बंधे हुए थे। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो मैनेजर नहीं बल्कि वही लाश थी। वो मैनेजर की शक्ल में उसके दोस्त के पास आई थी और तभी वो मैनेजर के दोस्त को भी मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा चीकू पर। चीकू को भी वही लाश नजर आती है। वो दोबारा से जाकर उसी कबर्ड में छुप जाता है जिस कबर्ड में से मैनेजर ने पैसे निकाले थे। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आ जाता है, चीकू मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त गुजारा बहुत अच्छा था और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये कहकर जाते जाते वो चीकू का ही रूप ले लेता है और इसको देखकर चीकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर इस स्टोरी में हमें पता चलता है जो इर्द गिर्द के चर्च के लोग थे उनको ये बात पता चल गई थी कि इस बिल्डिंग के अंदर डेविल वर्शिप होती है और इसके बाद कल्ट के लीडर की लाश को इसी रूम में बंद कर दिया गया था जिस पर कुछ घुंघरू बांध दिए गए थे और उसे एक पावर से कैद कर दिया था और पैसों की लालच में मैनेजर ने सारी गड़बड़ कर दी जिस वजह से वो लाश दोबारा से जिंदा हो गई। जितने भी लोग यहाँ पर रहने आए थे मैनेजर ने सबको मार दिया था और उस लाश को जो बेस्ट लगता था वो उसी की शक्ल ले लेती थी। अब चीकू उस कबर्ड में हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब वहाँ पर चीकू की फ्रेंड आ जाती है। वो जब चीकू को वहाँ पर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसकी आईज अचानक से ब्लैक हो जाती हैं और वो एक अजीब सी स्माइल देता है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि वही कल्ट का लीडर था जो कि एक इविल स्पिरिट है। मगर चीकू की फ्रेंड समझ गई थी ये चीकू नहीं है। ये मूवी यहीं पर एंड